अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 13 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया। बहुत डिस्कशन वाली बात है हैंड आउट मिलना। भाई क्या लड़ाई चल रही है? मिक्स कर दिए हैं। अच्छा चलें बस करें। हमने स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन देखी है, ठीक है जी। और आप लोगों ने तकरीबन तीन सवाल हमने क्लास में किए हैं, उसके अलावा भी आपने प्रैक्टिस कर ली है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 58 आपके होमवर्क में था। इसमें और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि रीवैल्यूएशन 2-2 साल बाद हो रही थी। मैंने कल आपको 3 रीवैल्यूएशन वाला सवाल कराया था, सेम वही सवाल था लेकिन 2-2 साल बाद। अच्छा, अगर रीवैल्यूएशन 2 साल 3 साल बाद हो रही है तो फ़र्क क्या पड़ता है सवाल की सेहत पे? एक बार रीवैल्यूएशन हो गई उसके बाद डेप्रिसिएशन होती रहेगी जब तक दोबारा रीवैल्यूएशन ना हो जाए। और रीवैल्यूएशन का असूल क्या था? जिस दिन रीवैल्यूएशन होगी उस दिन तक, हाँ चले वर्किंग में एक लाइन छोड़ के रिवर्ड अमाउंट लिखनी है, बैलेंसिंग सरप्लस या लॉस। लेकिन जनरल एंट्रीज दो थी, पहली ट्रांसफ़र की। अब ट्रांसफ़र किस चीज़ की करते हैं जी? हाँ, रीवैल्यूएशन के दिन तक। ये नहीं कि 1 साल की डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी होगी, नहीं। अगर 2 साल बाद रीवैल्यूएशन हो रही है, रीवैल्यूएशन के दिन तक 2 साल की डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी होगी। 3 साल बाद हो रही है तो रीवैल्यूएशन के दिन तक जितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर इकट्ठी हो चुकी होती है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एसेट अकाउंट में, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रीवैल्यूएशन सालाना है या 2-2 साल बाद है या 3-3 साल बाद है या 5-5 साल बाद। असूल क्या है? असूल दो ही हैं रीवैल्यूएशन करने के। नंबर 1 वर्किंग के लिए था, एक लाइन खाली छोड़ें, रीवैल्यूड अमाउंट लिखें, सरप्लस लॉस बैलेंसिंग। जनरल एंट्रीज रीवैल्यूएशन की दो हैं इस मेथड में। नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्शन टू एसेट अकाउंट, ताकि एसेट अकाउंट किस पे आ जाए? बुक वैल्यू पे। नंबर 2 रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की एंट्री। दो बातें हो गई। तीसरी एहतियात क्या थी? अगर आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन ज़्यादा आई है, मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस वाला केस है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होती है और इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफ़र की एंट्री भी होती है, सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स। और अगर आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन कम आई है, मतलब रीवैल्यूएशन लॉस वाला केस है, तो फिर सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं होती। वर्किंग में +1 हम ज़रूर लिखते हैं, वो प्लस जो भी आएगा प्लस के साथ। अब उसको कल प्रूव करना था लेकिन टाइम मुक गया था, ठीक है, तो अब किसी और सवाल में कर लेंगे। बहरहाल इतनी बात काफ़ी है। उस्ताद ने कहा, शागिर्द ने मान लिया, पर्चा तो पास हो जाएगा ना। लॉजिक मिले या ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर्चा पास करने के लिए उस लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये +1 क्यों लिखते हैं, एंट्री क्यों नहीं करते, ये बता दिया था। बस वर्किंग में क्यों करते हैं, वो सर ने कहा था कि भाई वर्किंग में लिखना है, वरना आगे जाके गेन लॉस गलत हो जाएगा। बस ये इतनी सी रिवैल्यूएशन है जी। सर आपने कल कहा था कि ना प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो ये के लिए सिर्फ होता है, वो आगे ट्रांसफर नहीं होता। तो हमने जो अगला जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो लॉस आया था 9, उसमें हमने 10 आया था, उसमें उसे डेप्रिशिएट करके डेप्रिशिएट नहीं किया मैंने, ये कहा, यही तो मैं अभी मैं यही कह रहा था। पहली बात P&L फॉर द ईयर होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर द ईयर एंड प्रॉफिट या लॉस जो निकलता है वहाँ से निकल के क्लोज हो जाता है कैपिटल में। बचपन में ये सीखा था, बड़े होकर उसको क्लोज कर देते हैं रिटेन अर्निंग्स में। तो इसका मतलब P&L तो फॉर द ईयर हुआ। अब वर्किंग के अंदर सिर्फ +1 लिखना क्यों ज़रूरी है? बस मैंने कहा था क्योंकि प्रूफ कल कर नहीं सके थे, अब किसी और सवाल में करेंगे। अगर वो प्लस की एंट्री तो है कोई नहीं, वर्किंग में उसको नेगेटिव फिगर को कम क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उस लॉस के बाद अगर कोई मजीद लॉस या गेन आएगा तो एक्चुअल गेन लॉस से डिफर कर जाता है। अब ये जब तक होगा नहीं प्रूफ, मतलब सामने करके दिखाऊंगा नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? तो अभी तक सिर्फ इतनी सी बात ही कह सकता हूँ। तो उस्ताद ने कहा, शागिर्द ने मान लिया, एंट्री तो नहीं होनी है। समझ आती है क्यों नहीं होनी? वर्किंग में क्यों लिखते हैं? बस लिखना है वर्किंग में। सवाल होगा तो फिर प्रूव कर सकूंगा। अभी फिर याद कराना, अल्लाह करे आज को सवाल ऐसा हो, 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल हो। उठ जाओ भाई, मतलब मेरे अलार्म लगा हुआ था जाग जाओ, अलार्म बज गया तुम्हारा। सोए हुए थे अभी तक यार क्लास में? अच्छा ठीक है, चलें। अच्छा जी, हो जाएगा ये। असल में कल बस वो टाइम ख़त्म हो गया था, वरना एंड पे सिर्फ 4 से 5 मिनट चाहिए थे, तो वो प्लस क्यों लिखते हैं वो भी प्रूव हो जाना था। और फिर सही इंशाल्लाह। अच्छा जी, 58 में डिस्कस करूं? ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कुछ नया नहीं है, ठीक है। 59 जो है इसको मैं कराना चाहूँगा।
छोटा सवाल है ना, इसलिए करा रहा है ना, यही कहोगे आप लोग। तो 59 में कहता है जी एसेट खरीदा गया है यकम जुलाई 2008 पे और जर्नल एंट्रीज मांगी गई हैं 2023 वाले साल की, मतलब 30 जून 2023 की सिर्फ। पर्चे में तो ऐसा सवाल आता है, किसी एक साल में खड़े होंगे। अच्छा, और रीवैल्यूएशन हुई है 23 वाले साल के ही पहले दिन, यानी एसेट खरीदा गया है 8 में, 8 गुजरा 9, मतलब 9 यकम जुलाई 8 में 9 वाले साल में खरीदा गया, 9 गुजरा, 10 गुजरा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 गुजर गए, 22 का साल भी गुजर गया, 23 के साल के पहले दिन जाके एसेट रीवैल्यू हो रहा है। ये सिचुएशन है, ऐसे ही है। अब मेरे मार्कर्स नहीं है, सुभान अल्लाह, इधर पड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन डेट, ये वर्किंग हमारी आ गई, वर्किंग वन इधर लिखिए, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट है, सिर्फ नाम लिखा हुआ, एसेट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट और लॉस। अब एसेट खरीदा कब? यकम जुलाई 2008। ये भी सवाल होमवर्क में था, किया था ना? ओके। कॉस्ट 600, ठीक है जी। अब अगर तो रीवैल्यूएशन हमारे रेलेवेंट ईयर से पहले नहीं हो रही तो हम पागलों की तरह हर साल की डेप्रिसिएशन निकालने नहीं बैठ जाएंगे। वैसे किस किस ने पागलों की तरह हर साल डेप्शन निकाली इस वर्किंग में? बता दे, मानने में कोई हर्ज नहीं होता, मानने में खैर होती है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ओ माशाल्लाह 13 14 साल की डेप्रिसिएशन अलग अलग निकाली और हम पहुंचे 23 वाले साल में। हाथ खड़ा करें एक स्टूडेंट जिन्होंने माना, बाकियों ने माना नहीं, ठीक है, 2 हो गए जी। बस करना क्या होता है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपको देखो ना, या तो हमें हर साल की डेप्रिसिएशन वगैरह निकालनी होती है, और वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो हर साल की अलग चाहिए हो, स्ट्रेट लाइन में तो वैसे भी सेम चलती है। बहरहाल हर साल की एंट्रीज करनी होती तो फिर शायद आप किसी हद तक जस्टिफाई होते। हमने तो सिर्फ 23 वाले साल की एंट्रीज करनी है, और 23 वाले साल से पहले डेट ऑफ परचेज से लेके 23 वाले साल तक कोई चेंज भी नहीं है। तो फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जब आपने निकालना था तो बेसिकली वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नहीं होना था, इसको मैं अक्यूमुलेटेड ऑप्शन कह सकता हूँ। ये निकाल के आप डायरेक्ट जंप करके 23 वाले साल में आ सकते थे। चलो पहला दिन है, मैं डेप्रीसिएशन की बजाय वही अक्यूमुलेटेड ऑप्शन लिख देता हूँ, हालांकि यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल 600 डिवाइडेड बाय लाइफ, कितनी साल में गिवन? 30 साल। अब 1 साल की डेप्रीसिएशन हो गई, ये भाई नजर आ रहा है एंड पे, ये मार्कर मजे के नहीं, ताज़ा करा दो। 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब हमने पहुंचना कहाँ तक है, ये देखो, यकम जुलाई 22 से हमारा साल शुरू हो रहा है। एक और एहतियात भी शुरू में बताई थी, जब भी 30 जून वाला साल हो, मेरे जैसे बच्चे, अच्छे बच्चों की बात हो तो लायक बच्चे तो कर लेते हैं जो उनका दिल करे। यकम जुलाई 22 से 30 जून 23 हमारा रेलेवेंट ईयर ही है, ऐसे ही है, यही है ना हमारा रेलेवेंट ईयर। अब हमने यहाँ पे लाकर एसेट को खड़ा करना है अपने साल के पहले दिन, यकम जुलाई 22 कह लें या 30 जून 22 कह लें, ठीक है। तो अब मैंने कहाँ तक आना है? 30 जून 22 तक। कहाँ तक आना है? 30 जून। अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ? यकम जुलाई 8, तो फिर पहला साल एंड होगा 30 जून, हाँ 8 में कह देना, 30 जून 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यकम जुलाई 22, कितने साल? यानी यकम जुलाई 22 कहें या 30 जून 22 कहें, 14 साल की डेप्रिसिएशन हमने इकट्ठी यहाँ चार्ज कर देनी थी। तो ये सवाल मैंने इसलिए दिया था जी, बोले 280। इस 280 की जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट नहीं होगी, ये तो क्यूमुलेटिव ऑप्शन है। डेप्शन तो 1 साल की एंट्री होती है, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी, बस वर्किंग के अंदर हमने अपने एसेट को पहुंचाना था, फॉरेन एंट्री बोलते हैं। 14 साल की डेप्शन की एंट्री इकट्ठी करोगे क्या? नहीं, हर साल डेप्शन की एंट्री होती आई होगी। ओके, हाँ, ऑटो पे लगे हुए, ऑटो पे जी बेटा।
300 थे 20। अब ये 320 जो है ये बुक वैल्यू है हमारे एसेट की 30 जून 2022, या इसको यकम जुलाई 22 भी कह सकते हैं, पिछले साल का आखिरी दिन या हमारे साल का पहला दिन। क्यों जंप करके आ गए? भाई हर साल कोई एंट्री नहीं करनी थी, सिर्फ 23 वाले साल की एंट्रीज करनी है। तो 23 वाले साल की मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए या रीवैल्यूएशन हो रही है तो वो चाहिए, उसके अलावा तो कोई एंट्री नहीं चाहिए। अच्छा अब एक बात यहाँ पे मिसाल के तौर पे, ये सवाल में तो रीवैल्यूएशन हुई ही 23 वाले साल के अंदर आके, मसलन ये सवाल के अंदर वो लिखता कि रीवैल्यूएशन हुई है इस तरह से, मसलन यकम जुलाई 2015 को एक रीवैल्यूएशन हुई है, दूसरी यकम जुलाई 2018 को हुई है, तीसरी यकम जुलाई 2021 को हुई है, ऐसे 2-3 रीवैल्यूएशन आ जाती, क्या फिर भी जंप कर सकते थे? मेरी बात समझ आई है? अभी तो क्या हुआ, डेट ऑफ परचेज से हमारे रेलेवेंट ईयर तक कोई रीवैल्यूएशन नहीं थी दरमियान में, तो हम जंप लगा के ऐसे करके इधर पहुंच गए। अगर बीच में कोई रीवैल्यूएशन भी हो रही होती तो क्या ये जंप लग सकता था? क्यों नहीं? नहीं लग सकता था, नहीं लग सकता था, पक्के नहीं बात नहीं। कैसे लगता? कैसे लगता? आप यहां से यहां कैसे आ सकते थे अगर दरमियान में रीवैल्यूएशन होती? तो जहां रीवैल्यूएशन होती वहां तक जंप लग सकता था। मतलब 5 साल बाद अगर रीवैल्यूएशन हुई होती तो 5 साल का जंप लगा के वहां रुकते, वहां बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट कंपेयर करते, एक लाइन छोड़ते, रीवैल्यूड अमाउंट लिखते, सरप्लस लॉस निकलता, फिर उससे आगे नई डेप्रिसिएशन शुरू होती, फिर अगला जंप लगता 4-5 साल। ये जरा एहतियात रखनी, ठीक है? ये जंप 14 साल का क्यों लग गया? दरमियान में कोई रीवैल्यूएशन नहीं थी। गॉट इट? समझ आ गई बात की? और अगर बीच में कोई रीवैल्यूएशन होती तो फिर ये जंप उस रीवैल्यूएशन तक लगता, रीवैल्यू करते, फिर अगला जंप लगकर यहां पर आया होता। ऐसे सवाल भी आएंगे आने वाले दिनों में कभी, ठीक है? खैर ये समझ आया? अब हम पहुंच गए अपने साल के पहले दिन। ये 30 जून 2022 जो है, इसका मतलब यकम जुलाई 2022 भी तो होता है, ऐसे ही है ना? तो हमारे साल का पहला दिन यकम जुलाई 22 ही तो है। अब हम अपने साल के स्टार्ट में आके खड़े हो गए, ठीक है? अब क्या करें? अब सवाल में देखें तो वो क्या कह रहा है, रीवैल्यू हुआ है यकम जुलाई 2022 पे ये एसिड 800, इसकी रीवैल्यूड अमाउंट है एट 800। अब क्या करें वर्किंग में? ओए पुराना काम, ठीक है? तो एक लाइन खाली छोड़ दें यकम जुलाई 2022 पर और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें। कितनी है जी? 800। चलो अब 320 से एसेट 800 पर लाना है तो बढ़ाना है या कम करना है? कितने से? ओए 480 हो गया, आपका नंबर मिस हो गया, 420। अच्छा अब ये क्या है, सरप्लस या लॉस? तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया बैलेंसिंग, और ये सरप्लस के कॉलम में आपने प्लेस कर दिया, ठीक है? अब क्या करें? अब डेप्रिसिएशन करनी है, और रीवैल्यूएशन के बाद वाली डेप्रिसिएशन जो होती है उसके लिए रीवैल्यूड अमाउंट लेते हैं और रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं। रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालते हैं? रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। अब यकम जुलाई 8 को जो एसेट आया था, तो यकम जुलाई 22 तक कितने साल्स गुजर गए? टोटल जिंदगी इसकी कितनी थी? 30 साल्स इसकी लाइफ थी। अगर 14 साल्स गुजर गए तो रिमेनिंग 16 ईयर्स पर इसको डेप्रीशिएट कर दें, तो 800 बटा इज द हशर एंड 483 बटा 16 इज द नशर। जी 50 30। ये जो पिन पैक बच्चे आ गए हैं ना पहला लेक्चर लेने, जरा क्लास के बाद 2-4 मिनट दे दें मुझे आज, हैं कोई प्लानिंग कर लें कि क्या करना है। अब पिन पैक डब्बा बंद बच्चे 30 जून 2000, जिन लेक्चर्स पूरे किए हुए हैं, अच्छी बात है। यूट्यूब पे लेक्चर इसीलिए चढ़ाए जा रहे थे, हद होगी वैसे जी। लो जी 750। उसने जो एंट्रीज मांगी थी वो हमारे साल की हैं, ये बस इसलिए तो ऊपर जंप लगा के आ गए। अब यहाँ पर एंट्रीज कितनी नजर आ रही हैं? सबसे पहले तो इस बुक वैल्यू की एंट्री होगी। बुक वैल्यू मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। फिर पहली एंट्री ये होगी,
नहीं, वर्किंग में पहली एंट्री भी नहीं नजर आती रीवैल्यूएशन की, वो तो इधर नजर आती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफर की एंट्री, फिर सरप्लस की एंट्री, फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री, फिर ट्रांसफर की एंट्री, ये 4 एंट्रीज रिक्वायर्ड थी। तो इसके मार्क्स 3 होना बिल्कुल जस्टिफाइड था। अब जिन बच्चों ने तफसीली वर्किंग की वो घर बैठे सोच रहे होंगे कितनी ज्यादती की ना इसने, 3 नंबर का ये सवाल दे दिया, इतना टाइम लग रहा है इस पे, पर्चे में ऐसे थोड़ा ही होता है हमारे साथ ज्यादती की होमवर्क में सर ने, है ना, ऐसा नहीं था। वर्किंग 1 मिनट की वर्किंग है ये, 1 मिनट की वर्किंग, यानी 3 मार्क्स भी 2 मिनट में हो जाने थे बाय द वे। चलो 3 मिनट ही लगा लो, 4-5 मिनट का भी सवाल नहीं था ये, ठीक है। एनीवेज, एंट्रीज पीएनएल खाली है, जैसे आपको ऊपर वाला खाना खाली है। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023 सॉरी 30 जून 2023 तो 1 जुलाई 2022 स्टार्ट ऑफ द ईयर। आज एंड ऑफ द ईयर इवैल्यूएशन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने असूलों पे कायम रहेंगे बस, ठीक है जी। 1 जुलाई 2022 accumulated depreciation debit asset credit, what is this? Transfer of accumulated depreciation account balance to asset account, bring asset account at its book value। तो जितना रीवैल्यूएशन के दिन तक accumulated depreciation account के अंदर बैलेंस इकट्ठा हो चुका होता है वो सारा ट्रांसफर करना है। अब उसके लिए वर्किंग यहां खड़े हो जाते थे और यहाँ खड़े होकर पूछते थे एसिड भाई क्या तुम अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी रीवैल्यू हुए हो? उसने कहा नहीं। हमने कहा डेट ऑफ परचेज से रीवैल्यूएशन के दिन तक की डेप्शन इकट्ठी हो चुकी है और वो कितनी है। अब जिन्होंने वो तफसीली वर्किंग की है उनको यहाँ पे करके 1 जुलाई 22 होगा, वो यहाँ से देखेंगे तब वो हर एक साल की डेप्शन ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। अल्टीमेटली बात तो समझ आ गई ना, चलो उनको तो सबक मिल गया, बाकी गलत उन्होंने भी नहीं किया, वर्किंग नंबर तो उनको भी पूरे मिल जाने क्योंकि एंट्रीज तो इसी साल की करनी थी। एनीवेज एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर कितनी डेप्शन इकट्ठी हो चुकी हुई है? 280 की। तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसिड क्रेडिट, और दूसरी एंट्री सरप्लस या लॉस की है। तो क्या है, सरप्लस या लॉस? एंट्री बोले एसिड डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आंखों को ठंडा कर रहे हैं आजकल आप लोग जी। एसिड डेबिट, देखें कब तक चलता है ये मामला जी। 400 तुसी, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, डेप्रीसिएशन हुई 30 जून 2023 पर। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 50 से। तो आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अर्ज करता चलूं, अब जैसे ये अगली एंट्री बच्चे करवा रहे हैं, जरा बोलें बच्चे क्या एंट्री है? रीवैल्यू, सब बोलें। रीवैल्यूएशन सरप्लस इन चेंज इन इक्विटी कह लो हाँ, इसके साथ ओसीआई नहीं लिखना। तो आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को इतला देता चलूं, आपके सामने तो ये एक एंट्री है छोटी सी, लेकिन इसके पीछे हमारे तकरीबन शायद मिल मिलाकर 2 लेक्चर्स लगे होंगे इस एक एंट्री को समझने में, क्योंकि ये एंट्री हमने समझना शुरू की थी पहले लेक्चर से, जब मैंने आपको रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बनवाया था, फिर पीएनएल वगैरह बना के आए, फिर उसके अंदर वो एक एग्जांपल की थी, कंपनी में लेकर गए थे इंडिविजुअल से, वहाँ से बात चलते चलते फिर इस सवाल में आए। यहाँ पर पहला दिन जब रीवैल्यूएशन का था, तो तकरीबन मिला जुला के इस एंट्री को सीखने में समझ लो हमारे कोई 1.5-2 घंटे लगे होंगे टुकड़ों टुकड़ों में। तो एक एक लेक्चर, एक एक चीज़ बड़ी अहम है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। याशी आप करके आ गए हैं, वेव स्किल करके आ चुके हैं, अब थोड़ा सा मेहनत करें, हसद न कर, मेहनत कर। क्या ख्याल है, एक्सट्रैक्ट्स भी बना ना लिए जाएं? वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, दिल कर रहा है ऐसे ही हैं। SOCI स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। तो पीएनएल होता है इसमें, और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम होती है इसमें, और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आ जाए। कोई अच्छा याद आया, मैंने कहा कोई बच्चा आया, फड़ला मैं क्या रंगे हाथों।
उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये भी फॉर द ईयर एंडेड बनती है, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। तो इसमें शेयर कैपिटल वगैरह हम नहीं लिख रहे आजकल, रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब देखो ये जब सूरत आ रही थी ना, रहने दें एक्सट्रैक्ट्स, ये है असल अल्टीमेट मेरा ऑब्जेक्टिव, रहने दें एक्सट्रैक्ट्स, जान छोड़ें अब इनकी। लेकिन वो चीज़ तैयार हो गई ना, अब फाइनल अकाउंट का सवाल आएगा, उसमें रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट भी पड़ी होगी। अब वो सवाल 18 नंबर का होगा तो उसमें 4-5 नंबर सिर्फ इसकी ट्रीटमेंट के होंगे। अब उसमें क्या करना है वही तो आपने सीख लिया है। इस पूरी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट के अंदर इस एडजस्टमेंट को फिट कर दें तो उसमें क्या होगा, वही जो आप यहाँ कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट मतलब P&L बैलेंस शीट बनानी होगी, चेंज इन इक्विटी भी कह सकता है बनाने को। अब आपको पता है P&L में क्या जाना है, डेप्रीसिएशन। अगर रिवैल्यूएशन लॉस है, P&L हिट हो रहा है तो वो जाने। OCI में क्या जाना है, अगर सरप्लस है रिवैल्यूएशन के दिन सरप्लस का कॉलम हिट हो रहा है तो प्लस है या माइनस है वो OCI में आना है। बैलेंस शीट में क्या जाना है, ये दोनों चीज़ें बैलेंस शीट में एज इट इज उठा के लिख देंगे अगर एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं तो। ऐसे ऐसे सवाल होगा। अब तो फाइनल अकाउंट तो कुछ भी नहीं है, हर टॉपिक उसमें फिट होता चला जाएगा। वो तो फाइनल अकाउंट तो वही है जो मैंने आपको दूसरे लेक्चर के अंदर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनवाई थी। बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा जो आपने इंट्रो में बनाया था पहले दिन, वो जब जर्नल एंट्रीज करके ट्रायल बना के लेजर बना के ट्रायल बना के उससे P&L बैलेंस शीट बनाया था ना, फाइनल अकाउंट तो उस दिन खत्म हो गया था। उसके बाद तो फिर अकाउंटिंग चलती जा रही है और वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं बस। ठीक है जी। इसमें ओपनिंग आएगा 1 जुलाई 2022 का, फिर उसके बाद टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2023 वाली आ जाएगी और फिर क्लोजिंग पे पहुंच जाएंगे हम। कोई चीज़ बीच में मूवमेंट भी हो सकती है, ये मूवमेंट्स बढ़ेंगी बस। यानी शेयर इक्विटी के टॉपिक में जाएंगे तो यहाँ पे शेयर इशुएंस भी आ जाएगी, डिविडेंड्स भी आ जाएंगे, शेयर दो तरह के हो जाएंगे, प्रेफरेंस रिडीमेबल वाले हो जाएंगे, रिडीमेबल, यही चीज़ें बढ़ती जाएंगी 1 बाय 1 करके। चेन इक्विटी यही रहनी है, बस सुर्खी पाउडर ला देना है, नाम नूम लिख के ऐसे तरह अच्छे अच्छे करके चेन इक्विटी बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है एज ऑन 30 जून 2023, एज ऑन बनती है। ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पक्की करानी थी वो क्या, चेंज इन इक्विटी का ओपनिंग नॉर्मली आपको फाइनल अकाउंट के सवालों में ट्रायल से मिलेगा, जैसे आपको ओपनिंग कैपिटल बचपन में ट्रायल से मिलता था। ओपनिंग कैपिटल जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 में सवाल करवाए तो ओपनिंग शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग ट्रायल से मिला था। फिर ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट्स इसमें शो होंगी और क्लोजिंग बैलेंसेस जो हैं वो बैलेंस शीट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब 23 वाला साल है सिर्फ, तो 23 वाले साल के अंदर क्या आएगा जी, P&L के अंदर क्या आएगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा। कितना, हाँ जी 50। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 23 डेप्रीसिएशन 50 ही है। ये बता रहा था आपको, हमने 14 साल की डेप्शन थोड़ी चार्ज करनी थी, 15 साल की इकट्ठी। P&L तो फॉर द ईयर होता है, तो 1 साल की डेप्शन ये P&L में आ गई, बाकी पिछले सालों में आई होगी, लेकिन एक्यूमुलेट डेप्शन जो है वो बैलेंस शीट के अंदर इकट्ठी हुई पड़ी होती है जिसको ट्रांसफर करना पड़ा। एनीवेज, उसके बाद सरप्लस है या लॉस है, सरप्लस आ गया है जी। तो अगर सरप्लस आया है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, मतलब गेन भी हो सकता है और लॉस भी। तो हमारा गेन है 480 का, प्रॉफिट 270। ये अज्यूम किया जी भाई ने 273, नए आने वाले बच्चों को बता रहे हैं, हमारा एक भाई है वो प्रॉफिट में अज्यूम करके देता है। अब जी लाल गाड़ी, ये क्या है, लाल है, ये क्या है, लाल अपनी गाड़ी पे बैठकर, लाल जैसे माई का लाल मदर के रेड, आप लोग हैं सारे। और ये क्या है जी, नीली गाड़ी वाला मुसाफिर। तो अपनी अपनी गाड़ी पे बैठेंगे और ये 273 और यहाँ पर 480। ये सबसे टेक्निकल बात है बस, जो जाके चेन इक्विटी के चैप्टर में भी तंग करती है और फिर फाइनल अकाउंट में भी करती है। तो अब क्यों करेगी तंग, इंशाल्लाह नहीं करेगी। भैया ओपनिंग अज्यूम करा दो, रिटेन्ड अर्निंग, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 1302 भाई कह रहे हैं, और सरप्लस कितना है, 0 है बेटा।
यकम जुलाई 2022 से सरप्लस कोई नहीं था, इससे पहले एसेट कभी रिवैल्यू ही नहीं हुआ। अन्य वाह अजम्पशन लेनी, अन्य वाह अजम्पशन भी सोच के लेते थे। किसने कहा था 400 की 4? तुमने? उफ। अच्छा जी, ये बेटा अज्यूम किया फिगर हमने, ठीक है। अब बताओ जी क्लोजिंग। ट्रांसफर करें, ट्रांसफर करें। ये देखें सरप्लस 480 का आया था, पर अभी ईयर एंड तक 480 का नहीं बचा, ये एंट्री नहीं पड़ी। तो भाई ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्शन फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग 30। लो आंसर बताओ। 605 आ गया यहाँ पर, तो ये क्लोजिंग से मैच कर गया। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल मैंने लिखा नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी बैलेंस शीट में 605 बल्कि, और रीवैल्यूएशन, इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं, चलो सरप्लस ही लिखो, एक ही बात है, जो मर्जी लिख लें। तो यहाँ पे सरप्लस, रिमेन सरप्लस का चेंज नजर आता है, और यहाँ पे रिमेन सरप्लस एज ऑन नजर आता है बैलेंस शीट में, ठीक है। 400 ये क्लोजिंग बैलेंसेस उठ के इधर आ गए, ठीक है जी। नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमारा एसेट है, और एसेट बुक वैल्यू पे नजर आता होता है बैलेंस शीट में, और वो बुक वैल्यू वो वर्किंग में नजर आ रही है 750। ये एक्स्ट्रा काम था, ये नहीं था रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट ये थी जिसके लिए ये लाजमी है। तो ये वर्किंग लाजमी है, चाहे एंट्रीज करनी है, चाहे एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, चाहे इंशाल्लाह कल से होपफुली नोट बनाना। पता नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ मंडे को या तो रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोजल सिखा दूंगा और फिर नोट पे जाऊंगा, या ये भी हो सकता है कि पहले नोट बनाना शुरू कर दें और फिर, क्योंकि ICAP ने आज तक नोट में डिस्पोजल नहीं करवाया रीवैल्यूड एसेट का, सिर्फ एक बार जर्नल एंट्रीज में करवाया, लेकिन हम करते हैं उसकी प्रैक्टिस। बट डिपेंड करता है, अब मंडे को मैं पहले डिस्पोजल करा के नोट पे जाता हूँ। डिस्पोजल तो किया हुआ है ना सादे एसेट का, रीवैल्यूड एसेट भी तो डिस्पोज हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना खास, लेकिन देखते हैं अब वो पहले करना है बाद में। फिलहाल इस तक ही बात है अभी तक ICAP के पास पेपर्स में। एक सवाल में जर्नल एंट्रीज के अंदर उसने रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज करवाया है, वरना यही कहानी है, ठीक है। बस स्टार्ट ऑफ द ईयर हो जाएगा, एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा, मिड ऑफ द ईयर हो सकता है। तो यहां तक कोई मसला है तो बताएं। मैंने आपको 58 क्यों नहीं कराया? कोई काम है भाई मेरे साथ? हैं? हाँ मार कर ले जाओ, मार। ये देखो, ये देखो, ये धोखा भी है, ये ब्लैक के ऊपर ब्लू चढ़ा, धोखा है, धोखा, जिंदगी एक धोखा है। ये मार्कर पता नहीं मेरे मार्कर हैं कहाँ पे, ये भी कुछ पड़े। ये देखो, हाँ मिल गया धोखा, वापस देख लो इनको ज़रा थोड़ा सा ना। अच्छा बेटा जी, मैं कह रहा था मेरे चांद पे मखणों, मैंने आपको 58 क्यों नहीं करवाया? जी नहीं, आप कहें 58 करा दिया हुआ है एक एक साल की रिवैल्यूएशन के साथ, इसमें बस 2-2 साल बाद क्यों कहा करें? नहीं सर हो गया था, हमने जो सवाल किया था इधर, ये वाला किया था, ये नीचे वाला, इसमें भी 3 रिवैल्यूएशन थी, स्टार्ट ऑफ द ईयर थी, लेकिन एक एक साल बाद थी, तो मेरे बोर्ड पे वर्किंग पूरी आ गई। मुझे सिर्फ इससे मसला था, मेरे बोर्ड पे वर्किंग का मसला हो जाता है। अब जाहिर सी बात है 2-2 साल बाद 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल हो तो 7 साल की वर्किंग करनी तो मुझे तंगी होती, वरना तो सवाल वही है स्टार्ट ऑफ द ईयर, और सेम ट्रेंड भी वही सेम था। वो ये अपना बना हुआ सवाल है और ये ICAP का सवाल है, तो अपने बने हुए सवाल में भी ट्रेंड वही रखा गया था, क्योंकि एक होमवर्क में देना होता है क्लास वर्क में कि पहले साल सरप्लस, फिर लॉस, फिर सरप्लस। बाकी अब पहले लॉस आ जाए तो भी एक सवाल में हमने देख लिया था, ठीक है। लॉस पे लॉस आ जाए तो क्या होगा, PNL में सरप्लस सरप्लस आ जाए तो क्या होगा। तो अब इन चीजों से हम परेशान नहीं, क्योंकि हमारा असूल क्या है, सरप्लस आया तो उसमें देखने को लॉस पड़ा है नहीं, तो फिर सीरियल सरप्लस कॉलम में लिख दो, पड़ा है तो फिर एडजस्ट कर लो, फिर सरप्लस में सरप्लस आ जाए तो सरप्लस में ऐड कर लेना, लॉस पे लॉस आ जाए तो PNL में ही चला जाएगा, फिर तो कोई मसला नहीं। ओके सही है। अच्छा जी, तो 5 मैंने क्लास में करा दिया था। अब अगर आप और फरमाएं तो ये हैंड आउट लेक्चर नंबर 6 वाला भी खत्म हो गया है, रह वही गया है बेचारा किस्मत का मारा। ये 3 वाला है ना, मुझे लगता है इसी में, नहीं ये आपका फ्रेंड जिसके अंदर 2 पास पेपर रहते हैं। सुभान अल्लाह, भाई ने कहा था, एक भाई ने कहा था, वंस अ भाई सेड, ये तो करा दे कम अज कम।
एंड आई सेड देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, क्योंकि हम भी ईयर एंड रिवैल्यूएशन भी देखेंगे आज। भैया भाई बोर्ड बिठा दे, भाई बोर्ड बिठा दे भाई, किसी ने पिक्चर लेनी है तो ले ले, पिक्चर लेनी है तो ले ले। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए आंदे जाओ थे, हाँ दे जाओ, लेंदे जाओ बल्कि तस्वीर जी। एक क्वेश्चन है कि ना जिसका प्रॉफिट होता है पूरा ईयर होता है, प्रॉफिट को हम रिटेन अर्निंग के अंदर डालते हैं, रिटेन अर्निंग तो उसकी जो सिक्योरिटी होती है अगले साल के ऊपर जी वो एज ऑन होती है। ऐसा क्यों? बिजनेस जो प्रॉफिट्स कमाए वो अभी तक, देखो ये डबल एंट्री सिस्टम है, समझो जरा। आपके इन प्रॉफिट्स के अगेंस्ट, ये प्रॉफिट क्या है? क्रेडिट है। रिटेन अर्निंग्स क्या है? क्रेडिट है। शेयर कैपिटल क्या है? क्रेडिट है। तो डबल एंट्री सिस्टम है ना, इसके अगेंस्ट डेबिट में भी कुछ पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है? गलत बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो एसेट्स। हाँ तो सही बोला ना, डरते डरते बोला, सही बोला। ये तो ये बुज़दिल जो लोग हैं ना, बुज़दिल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। दिलेरी से गलत बोल दो, कुछ नहीं होता, क्लास है, कॉन्फिडेंस लाओ उसके अंदर, जरूरी नहीं गलत ही बोलना है। देखो बेटा, डबल एंट्री सिस्टम है। आपकी इक्विटी का मतलब क्या? इक्विटी को इक्विटी कहते हैं पेएबल टुवर्ड्स ओनर। इक्विटी आइटम्स, इक्विटी में जो पड़ा है वो ओनर का है। घर से लाया शेयर कैपिटल की फॉर्म में, ओनर का। बिजनेस ने कमाया, अभी वो निकाल कर नहीं ले गया, ओनर का। यानी आज बिजनेस बंद हो जाए, इक्विटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे किसी वक्त फ्रेमवर्क में, वैसे बचपन में आपने पढ़ी हुई है। इक्विटी कहते हैं, चेन इक्विटी में भी पढ़ेंगे, इक्विटी कहते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट। डेफिनेशन पढ़ी होगी इंट्रो में। रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट्स क्या मतलब? आज असल में ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं, तो जो पैसा ओनर ने शेयर कैपिटल की फॉर्म में डाल दिया, वो जिंदगी, कंपनी की जिंदगी में वो कंपनी उसको वापस नहीं करती। हाँ, वो शेयर्स किसी और को बेच के पैसे लेके निकल जाए, वो ओनर चेंज हो जाए, कंपनी ने ये पैसे कभी वापस जिंदगी में नहीं करने। हाँ, अगर कंपनी फौत हो जाए, वाइंड अप हो जाए, तो फिर सारे एसेट्स बेच, लोया बेच, लैलन बेच, 3 डब्बा बेच, सुखियां रोटियां बेच, सब कुछ बेचने के बाद, हॉस्टल में अक्सर आप संडे वाले दिन सुबह आवाजें आती है ना, तो ये सब कुछ बेचने के बाद, लाइबिलिटीज को पे करने के बाद जो बचा खुचा होता है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है। एनीवेज, वो तो बात बंद नहीं कराना बिजनेस। फिलहाल इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी में जो पड़ा है वो ओनर्स का है, चाहे वो घर से लाए हैं, चाहे वो बिजनेस ने कमाया है और ओनर ने ड्रॉ नहीं किया, ड्रॉइंग नहीं की, बल्कि डिविडेंड नहीं लिया, बल्कि बिजनेस में रिटेन्ड है। अब इसकी वजह साइंस क्या होती है? डबल एंट्री सिस्टम में मैं कह रहा था कि ये जो क्रेडिट है इसके अगेंस्ट डेबिट पड़ा है। मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपए से एक बिजनेस शुरू किया, सब ने 100 रुपए से अपना एक बिजनेस शुरू किया, और 1 साल बाद उस बिजनेस ने 50 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब वो प्रॉफिट 50 का आया तो रिटेन्ड अर्निंग्स में 50 आ गया। अब आपकी इक्विटी 150 है, उसके अगेंस्ट एसेट्स भी 150 के होंगे, पक्की बात है। 100 कैश आप लाए थे, 100 रुपए का एक आइटम खरीदा, आगे आपने बेच दिया, वो 150 का बिका, आपको 50 का गेन आ गया। अब कैश में 150 पड़ा है, यानी इधर रिटेन्ड अर्निंग्स का क्रेडिट है तो उसके अगेंस्ट डेबिट में रिसोर्सेज पड़े होते हैं। ठीक है, सही है। अब रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है? बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमाए हैं, अभी ओनर ने विदड्रॉ नहीं किए हैं, वो भी बिजनेस में ही पड़े हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स को बिजनेस में रिटेन करने का फायदा ये होता है कि बिजनेस ग्रोथ लेता है। तो प्रॉफिट किसी 1 साल का आया, वहां से निकल के रिटेन्ड अर्निंग में चला गया। अब ये प्रॉफिट्स बिजनेस कमा चुका है, इसके क्रेडिट के अगेंस्ट कैश की फॉर्म में एसेट पड़ा होगा, या कोई और डेबिट एसेट की फॉर्म, कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट में कोई भी एसेट पड़ा हो सकता है। अब ये बिजनेस से निकालना जब है, लेट्स से आसान करते हैं, कैश ही पड़ा है, इस रिटेन्ड अर्निंग के अगेंस्ट सारा कैश ही पड़ा है, लेट्स से, ठीक है। तो वो क्या है? रिसोर्स जो बिजनेस में ही पड़ा है। अब वो कैश बिजनेस में पड़ा है तो वो दोबारा से बिजनेस में यूज होगा। अब वो जो आपने 100 से बिजनेस शुरू किया था, 50 बिजनेस ने कमाया, आपने निकाला नहीं, तो अगली बार आप 150 की चीजें खरीद कर बेचेंगे, फिर उसमें प्रॉफिट आएगा। तो आप रिटेन करते हैं प्रॉफिट बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। तो ये रिटेन अर्निंग, वो प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, तो हर साल कमाता जा रहा है बिजनेस, और यहाँ यहीं से कुछ कुछ ड्रॉ भी करते हैं, जिसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, कुछ समझ आई है बात? पता नहीं कहाँ निकल गई जी। चलें डबल एंट्री सिस्टम ना, बचपन पढ़ कहते हैं जी। उत्थे दस दिया करो सर, एडा पेट्रोल लग जाता है, कितना महंगा आजकल पेट्रोल जी। कौन था सर? किसने बोला सर? हु सेड? आ जाओ। ये जो पहले दिन आया ना जी, कह रहे होंगे यार सब बड़ा सख्त उस्ताद है। हूं ना सख्त उस्ताद में, देखो मेरी आंखों में गुस्सा है ना। ये गुस्सा नहीं, ये प्यार है। पैकेज खत्म हो गया है, ये आने वालों का सिलसिला बस इस हफ्ते के अंदर जो चल रहा है ना, ईद के बाद,
यही मुझे बस मारे दे रहा है। एक बार ये पूरे हो जाएं फिर सोटी रखूँगा यहाँ पे। काम ना करने वालों को, टेस्ट में फेल होने वालों को उससे पिटाई करनी होती है, मतलब दिखानी होती है। ये बड़े हो गए हैं आप, आपको पता है अपने नफ़े नुकसान का। किधर आमिर भाई किधर? अच्छा, मैंने कहा शायद पढ़ाने का दिल कर रहा था। अच्छा मेरे बच्चों, रीवैल्यूएशन ख़त्म है। रीवैल्यूएशन में बस डिस्पोजल सिखाना है, यानी रीवैल्यूड एसिड का डिस्पोजल। सादा डिस्पोजल आपने सीखा हुआ है, रीवैल्यूड एसिड भी डिस्पोज हो सकता है। कोई नाजायज़ नहीं हो जाता। एक एसिड रीवैल्यू किया 2 साल बाद बेचने का दिल कर पड़े तो क्या बेच नहीं सकते? बेच सकते हैं। बस वो रहता है नया कॉन्सेप्ट। तो लेकिन आपकी तसल्ली के लिए ये कुछ हरकतें आप कर लें, ठीक है। सवाल को देखें तो सवाल के अंदर क्या है, प्रिपेयर करें कह रहा है जी जर्नल एंट्रीज और ऑल्सो, यार नहीं ये नहीं, ये तो मजे का लैंड वाला सवाल, ये तो आपका होमवर्क है। लैंड में डेप्शन ही नहीं होनी, इतना सादा सवाल। हाँ हाय, मैं कल सोल्यूशन दे दूंगा इसका। 27 आपका होमवर्क है, 28 आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने 31 या 30 करवाना है। 30 करवा देता हूँ। ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ये मैंने इसलिए 2 दे दिए कि आज मैंने ईयर एंड रिवैल्यूएशन करानी है ना, तो कहीं ये ना हो कि मिक्सचर बने और भूलने की कोशिश करें। तो ईयर एंड का सवाल भी है, ठीक है ना। तो ये ईयर के एंड वाली रिवैल्यूएशन करेंगे अभी हम क्लास वर्क में। टेस्ट का डे क्या बताया उन्होंने? मंडे आई थिंक। नहीं यार, टैक्स का है ना, मतलब मेरा टेस्ट डे क्या है? मंडे है ना, तो बस कमिंग मंडे पे टेस्ट होगा। और आज सैटरडे है तो आप रिवैल्यूएशन फुल फ्लेज आपसे टेस्ट हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे नोट अभी तक नहीं डिस्कस कर सका, मेरी कमज़ोरी है, तो इसलिए नोट पर्चे में नहीं आएगा। कोई मुझसे सिलेबस नहीं पूछा करेगा, मैं बता रहा हूँ। टेस्ट का वीकली टेस्ट है अकाउंटिंग के अंदर। मैं पहले लेक्चर को भी टेस्ट कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है, तीसरे लेक्चर में मतलब मैंने डिस्पोजल पढ़ाया और 15वें लेक्चर के बाद टेस्ट आ गया, तो क्या उस टेस्ट में डिस्पोजल की एडजस्टमेंट नहीं आ सकती? तो अकाउंटिंग की तो तैयारी भी फिलहाल छोटे क्लास टेस्टों में, क्लास टेस्ट में तैयारी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस आपने टेस्ट देना इंश्योर करना होता है। क्योंकि रनिंग कौन से 1 हफ्ते के अंदर जो पढ़ा होता है वैसे ही आपको पता होता है, ठीक है। हाँ, जब बड़े टेस्ट आते हैं, जैसे टर्म टेस्ट 1 आएगा, टर्म टेस्ट 2 आएगा, मॉक तो चलो फिर एंड पे आता है, ठीक है। तो टर्म टेस्ट 1 के अंदर 7-8 टॉपिक्स हो चुके होंगे, फिर मैं आपको एक रिवीजन प्लान दूंगा इंशाल्लाह, जिसके अंदर हर टॉपिक के कुछ सवाल होंगे जो आपने करने हैं, और वो सवाल कोशिश यही होगी कि सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहा हो। तो फिर वहाँ पे थोड़ा मसला आना है। तो इसलिए सिलेबस कोई नहीं पूछना मुझसे, सर क्या टेस्ट में आना है। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो आना नहीं है टेस्ट में, अगर आपने IAS 16 पढ़ा है तो वही आना है, ठीक है ना। तो मंडे को जो टेस्ट होगा, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी कोई मजे का टेस्ट नहीं बनेगा। लेवल होता है ना टेस्ट का। यार मेरे दिल में आ रही है, ऐसी टेस्ट से याद आया, ईयर एंड रिवैल्यूएशन करो, उसके बाद मैं आपको आज रीवैल्यूड एसेट का डिस्पोजल भी सिखा देता हूँ। क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ जी, 30वां सवाल आपको कराने लगा हूं मैं। अगली बात बताऊं, 31वां और 32वां भी आपका होमवर्क है बगैर पढ़े हुए। संडे है ना भाई, ये 8वां नहीं है, ये पास पेपर 8 है, ठीक है। बस जगह खत्म हो गई थी, सवाल और नहीं है वरना और। जी बेटा, जी बेटा, 32वां नहीं है, मैंने कब कहा 32वां है? वो 32वां मेरे मुंह से निकल गया होगा। हैंडआउट वही है जो आपके पास है, वही मेरे पास है, ठीक है जी। देखो जी मेरी बात सुनो, ये ईयर एंड रिवैल्यूएशन है, लेकिन रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो 11 नंबर इज नथिंग। ये 5 मिनट में सवाल होगा, पर रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट 20 में क्या है, ये पार्ट भी वही है जो मैंने एक्सचेंज के 3 सिनेरियोज कराए थे और उस वक्त मैंने पास पेपर में चाती मराई थी आपको, ये वो पार्ट है, ठीक है। आसान सवाल है, बाकी तो वैसे ही कार्रवाई प्रोग्राम है, 3-3 रिवैल्यूएशन वाले सवाल हैं, ठीक है। तो मैं मार्क्स इनके लगाए हुए हैं, मैं इनके, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं यार, चलो मैं इसको कम कर देता हूँ, टाइम लिख दूंगा, ठीक है। चलो जी आ जाओ। 30 मैंने इसलिए चुना है कि 4 रिवैल्यूएशन वाला सवाल है मैं कराऊंगा, ठीक है, ताकि और तसल्ली हो जाए। लेकिन अहम बात क्या है, रिवैल्यूएशन 2002 31 दिसंबर 2003 31 दिसंबर
यानी रीवैल्यूएशन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक हम 4 दिन तो हो गए रीवैल्यूएशन करते हुए, रीवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर ही होती थी, लेकिन हम रीवैल्यूएशन सीख चुके हैं। अब जहां मर्जी जाती जाए रीवैल्यूएशन, हमें उससे कोई लेना देना, कोई परवाह नहीं करनी। ठीक है, तो चलो जी शुरू करते हैं काम। 1 जनवरी 2001 को हमने एक एसेट खरीदा जी। अच्छा, 2 3 4 5, ये 4 साल की रिवैल्यूएशन है, तो ये 4 साल तो मैंने आमने सामने रखने हैं। ठीक है, 2001 और 2002 ये 2 शरीफ से साल हैं। ठीक है, इनको फिर अलग तरह मैं प्रेजेंट कर दूंगा, इजाज़त है। शुरू करें काम। तो 1 जनवरी 2001 पे 2 लाख का एक एसेट खरीदा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? अब मेरा इस वक्त जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन, मैं क्या किताब में ढूंढ देना ना 30 कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नोट्स आते हैं। हमारी किताब की तरतीब ये होगी, आएगी ना आपके पास, सबसे पहले नोट्स होते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये जो हम 70 तक पहुंचे हुए हैं सवालों करने में, बल्कि कर ही लिए हैं तकरीबन हमने बुक आने से पहले, और फिर बाद में बुक आएगी, हमने करने ही नहीं इनको दोबारा 4-5 के अलावा रिवीजन में। फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, फिर आईकेप का पास पेपर होते हैं, फिर आईकेप के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन होते हैं, और फिर एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं आज। ठीक है, क्या परेशानी? कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, सवाल देख रहे हो? देखो। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1, डेट, एक मिनट, अगर मैं यहां पे करके पहले 2 साल की एंट्रीज करूं ना, तो मैं वर्किंग 1 यहां से कर लेता। डेट, समझ आइए मैंने क्या कहा है? मैं ये चाह रहा हूं कि रीवैल्यूएशन 2002 से शुरू हुई है ना, तो जैसे पिछले सवालों के अंदर था रीवैल्यूएशन वाले साल आमने सामने, ताकि आपके दिमाग, वो एक ट्रेंड बना था आपके दिमाग में, स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन बना था ना, मैं दीवारों से तो नहीं बात कर रहा। हाँ, वो स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन, तो पहले 2 एंट्रीज रीवैल्यूएशन की, फिर आगे डेप्रिसिएशन की, तो जिस साल रीवैल्यूएशन होती है उस साल रीवैल्यूएशन की एंट्री आती है, नहीं होती तो नहीं आती, वो ट्रेंड ज़रा बन जाए। तो यहाँ पर हम इंशाल्लाह करेंगे 2005, 2004, 2003 और 2002। ठीक है, तो 4 साल की एंट्रीज मैं ऐसे आमने सामने करूंगा। ओके, तो इधर वाली जगह मेरे पास बच रही है। ठीक जी, वर्किंग 1 है, डेट, डिस्क्रिप्शन, ऊपर लिखा हुआ है रुपीज इन मिलियन थाउजेंड, जो भी होगा ऊपर लिखा हुआ, ठीक है ना। हाँ, बस लड़ाई किस चीज़ की मेरी होती है आपको पता ही है, मेरा दिल बस ये होता है कि हर चीज़ मेरे बच्चों के सामने बोर्ड पे हो, यानी कि ऐसे बस ना हो कि यहाँ से देखने के लिए कहीं और जाना पड़ रहा हो। कोशिश ये होती है अल्टीमेट कि डेबिट क्रेडिट एवरीथिंग, ये सब चीज़ें सामने होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद एसिड का कोई नाम नूम है? पौधा, प्लांट। फिर जी थाउजेंड्स में करेंगे सवाल, ठीक है ना। तो रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस, अकाउंट का कॉलम भी आ गया। ठीक है जी, एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं, खुला टाइम आज लगाना है, ईयर एंड रीवैल्यूएशन आई है, मेहमान है नया। 1 जनवरी 2001 पे एसिड खरीदा 200 का, डेप्रिसिएशन करनी है 10 साल पर टू आ नील रेजिडुअल वैल्यू। चुप है तो स्ट्रेट लाइन, नहीं चुप नहीं है। कंपनीज पॉलिसी टू ट्रांसफर, अच्छा ये वाली बात बाद में करते हैं इंशाल्लाह, ये भी हर सवाल में लिखी हुआ करेगी इंशाल्लाह, आज करेंगे ये बात भी। 1 जनवरी 2001, कॉस्ट 200, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ईयर एंड पर 200 डिवाइडेड बाय 10 करके, कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अच्छा रेजिडुअल वैल्यू नील है ना, बोलो। तो 200 बटा 8, सॉरी 10 साल लाई जी बच्चों, 20 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई।
प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ प्लांट टिल 31 दिसंबर 5। रेलेवेंट लेजर्स तो आप बनाएंगे ना, होमवर्क है आपका, मैं नहीं बना रहा, ठीक है। इसका मतलब हर साल की एंट्रीज करनी है, जंप जंप लगा नहीं सकते। अच्छा मैक्सिमम लगा भी सकते तो एक साल आगे का जंप लगाते, रीवैल्यूएशन पर तो फिर भी रुकना पड़ना था, ठीक है। ये मैं उस वक्त कह रहा था जी बच्चों। 180 बुक वैल्यू, आप डेट लिख लें 31 दिसंबर 2001, ठीक है जी। अच्छा अब 31 है, 30 है, क्वेश्चन कौन सा है 30। अच्छा अब मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं ऐसे कार्रवाई प्रोग्राम यहां पे जब तक रीवैल्यूएशन ना आए, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 जी बच्चों, एसेट खरीदने की जर्नल एंट्री 1 जनवरी 2001 पर एसेट डेबिट, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट 200 से, और उसके बाद डेप्रीसिएशन की एंट्री करेंगे ईयर एंड पर। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 20 से। अब इसके मैं एक्सट्रैक्ट्स ना बनाऊं को हर्ज है, मैं उन्हीं 4 साल के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, जिनमें रीवैल्यूएशन आ रही है। इसकी तो कोई जरूरत नहीं ना, सिर्फ P&L बैलेंस शीट के अंदर आपको अगर प्रेजेंट करना ही पड़े तो डेप्रीसिएशन P&L में आना है, OCI के अंदर कोई आइटम आना नहीं है, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट की बुक वैल्यू 180 नजर आ जाएगी। ये 2 ही चीजें आनी है बस, अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाएं तो दिमाग में बना लिए बस आपने। मार्कर आगे आगे। ओके नाउ फिर क्या हो रहा है जी, 2 के साल में तो एंटर हो गए हैं, लेकिन आज रीवैल्यूएशन ईयर एंड पे है। अभी तक क्या करते आए, रीवैल्यूएशन साल के शुरू में होती थी तो पहले रीवैल्यू करते थे एसेट को, फिर रीवैल्यूड एसेट को डेप्रिसिएट करते थे। आज बात उलट हो गई, जाहिर सी बात है, पहले उसको पहुंचाओ तो सही 31 दिसंबर 2002 तक, फिर देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रीसिएशन का तो फॉर्मूला रिपीट होगा। डेप्रीसिएशन तो सेम स्ट्रेट लाइन में आती है ना, कितनी 20, और ये पहुंच गया जनाब 160। अच्छा रीवैल्यूएशन तो इसी साल में 2 3 4 5, तो फिर ये वर्किंग में यहाँ पे ले आया, ठीक है। जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। अच्छा बच्चों अब यकम जनवरी 2000 नहीं 31 दिसंबर 2002 पर एसेट को लाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से बोलो 20 से। ये ना कहा करो सर खुद देख लें, बोल दिया करो, ठीक है। उसके बाद कोई ट्रांसफर की एंट्री कोई नहीं है क्योंकि सरप्लस ही नहीं है अभी तक, ठीक हो गया। उसके बाद लो जी वो दिन आ गया जिसका आपको इंतजार था, एसेट हमारा पहुंच चुका है 31 दिसंबर 2002 पर, ऐसा ही है। चलो अब जरा बताओ मुझे कि क्या करना चाहिए आपको। एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड, बुक पहले तो आ गई ना, अब एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेते हैं, सरप्लस या लॉस बैलेंसिंग आ जाएगा, ठीक है। तो
31 दिसंबर 2002 पे एक लाइन खाली छोड़ी हमने और रीवैल्यूड अमाउंट लिखी। तो 200 टू सी 280 280 पे ले आए जी अपने एसेट को। अब 160 से 280 पे एसेट को ले जाना है तो सरप्लस है कितना, 120 का आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसने आकर देखा पहले कोई सरप्लस कोई लॉस नहीं है तो बस ये खुद ही आ गया। उसने कहा मैं तो आ गया हूं ना। हमने कहा बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया, जमाई नहीं लेनी यार, ये कोई टाइम है जमाई लेने का। अब मुझे बताओ एसेट रीवैल्यू हो गया, रीवैल्यू के बाद एसेट को डेप्रिशिएट करते होते थे, ऐसे ही है। तो 2002 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें क्या, ओके ईयर एंड रीवैल्यूएशन है तो डेप्रिसिएशन इस साल की चार्ज हो चुकी है। अब आपने अगले साल की डेप्शन रीवैल्यूड अमाउंट की रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से करनी होगी, इसीलिए ट्रांसफर की एंट्री भी इस साल में, हालांकि रीवैल्यूएशन हो गई है लेकिन चूंकि ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन हुई है, डेप्शन तो पहले से चार्ज हो चुकी हुई थी, बस रीवैल्यू करके साल क्लोज कर देंगे, ये फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2002 पर ट्रांसफर की एंट्री बोले, और ट्रांसफर तो होगा ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। अब यहां पे आके हम खड़े हो गए, हमने कहा एसेट हो एसेट, क्या तुम इससे पहले कभी रीवैल्यू हुए हो? उसने कहा नहीं। हमने कहा इसका मतलब डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 2 तक की डेप्शन तुम्हारे कमर्शियल अकाउंट में इकट्ठी हो चुकी होगी। कितनी है वो? 20 और 20 40, ठीक है। वैसे भी नजर आ रहा है 20 और 20 40, लेकिन हम तो वहां से देखते नहीं होते। तो 40 रुपीज की ट्रांसफर की एंट्री आ गई। और उसके बाद 31 दिसंबर 2002 पर रीवैल्यू हुआ एसेट और रीवैल्यूएशन अपवर्ड है, तो एंट्री क्या बनी? एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। नहीं ओके जी। तो प्लान डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में क्रेडिट, कितने से? 120 से। तो यहां पे जनाब आपका साल एंड हो गया, ठीक है जी। चलो करो, हशर के साथ ही होना है। हशर किया, बोलो। डेप्रिसिएशन होगी तो इंक्रीमेंटल डेप्शन का सवाल पैदा होगा ना भाई, सही है। अच्छा, अब मैं नीचे ना जी एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा, ज़रा कंजूसी है जगह के लिए आज थोड़ी सी। बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, पीएनएल यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट बना दूंगा और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, ठीक है। तो सही है, वो तो अब पता लग ही गया ना। बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंसेज नहीं आना है, ज़बानी बता देंगे बस हम, ये उधर चला जाएगा जी बैलेंस शीट में, ये भी चला जाएगा बैलेंस शीट में वहाँ पर, ठीक है। जगह तंग है, मेरा दिल ये है कि हम ऐसे 1 2 कोशिश करके ये इस तरह से 4 साल पूरे करें, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब अगर मैं एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, इधर भी बनाऊं, एसओसीआई में पीएनएल और ओसीआई, ये कौन सा साल है? 2001 का, ठीक है। फिर SOCIE में रिवैल्यूएशन, बल्कि इधर बनाते हैं SOCIE रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है ही नहीं, फिलहाल गुजारा चलाओ, रिटेन अर्निंग्स है बस, ठीक है जी। अब मैं प्रॉफिट भी अज्यूम नहीं कर रहा भाई, समझ आ गई। अब सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट जैसे असल में बनते हैं, ठीक है। अब इस पूरी कहानी में 2001 के अंदर रेलेवेंट क्या चीज़ है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो 20 का नजर आएगा, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है चेन इक्विटी के अंदर रिटेन प्रॉफिट जाएगा और कोई ओसीआई का आइटम नहीं है। ये है असल रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स।
वो तो अज्यूम कर करके ज़रा पिक्चर दिमाग में क्लियर कर रहा था। भाई समझ आ गई बात? यानी अगर पहला साल हो, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हो, तो बस डेप्रिसिएशन पीएनएल में आनी है। हाँ, बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट यहाँ बना ही देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग्स में आना होता है और नॉन करंट एसेट्स में आपका प्लांट नज़र आना होता है। तो प्लांट किस पे नज़र आएगा जी? 283 पर, ठीक है, और सही है। तो बस ये एक्सट्रैक्ट्स है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ओपनिंग होगा कुछ, फिर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम में सिर्फ प्रॉफिट आएगा इधर, और कोई ट्रांसफर नहीं है तो क्लोजिंग भी आ जाएगा। ओके, हाँ 180 आएगा। तो थल्ला नज़र आ गया सी। चले, अच्छा जी, हम आ गए अपने 2002 वाले साल में। अब ज़रा कंजूसियाँ चेक करना मेरी। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं जिसमें पीएनएल भी होगा और ओसीआई भी होगा, ठीक है जी। 2000 केड़ा हैगा जी? है 2002 है। उसके बाद यहीं पर मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक्सट्रैक्ट बनाऊं तो रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम आएगा और रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम आएगा। बहुत तंगी चल रही है वैसे तो, अल्लाह खैर करे, जगह पूरी नहीं आनी मैंने लग रहा है। वही आपको पता है मेरी लड़ाई। अब सवाल आपके सामने है, पर एंट्रीज की बजाय मेरा मशवरा है आप इस वर्किंग को देखें, क्योंकि एंट्रीज करके थोड़ा ही पीएनएल में आना होता है। अब ये है आपका 2002 का साल, एम आई राइट? आप बुक वैल्यू से पकड़ लें, क्लोजिंग बुक वैल्यू हमारे साल की ओपनिंग भी तो बनती है ना, ये कर लो, ये लो, ये है हमारा साल। ओपनिंग की कोई एंट्री तो होती नहीं है, तो फिर पहली एंट्री किसकी हो रही है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट। उसके बाद ट्रांसफर हो अगर सरप्लस हो, वो तो है नहीं। फिर ईयर एंड आया तो रीवैल्यूएशन है, तो रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज हैं, पहली एक्यूमुलेशन ट्रांसफर होने की एंट्री, दूसरी सरप्लस रिकॉर्ड करने की एंट्री। डन, ठीक है। अब वहीं से देखकर बताओ पीएनएल में क्या जाना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 20, और उसके बाद इसी सवाल के अंदर देखो तो ये जैसे याद किया हो हमने, रीवैल्यूएशन के दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम को पड़ी है हिट, तो फिर ये 120 कहाँ नजर आएगा? ओसीआई में। याद है ना ये बातें, ठीक है। तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर हमारे पास आ जाएगा, ऐसे ही रखते हैं जरा फासला, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रीवैल्यूएशन सरप्लस में लिख रहा हूं, लेकिन है ये सिर्फ चेंज, जगह तंग है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ लिखा है, पर ये है क्या? रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज, यही सिखाया हुआ है ना। कितना जी? 120, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, अब मैं ये शॉर्ट कर सकता हूं, मैं प्रॉफिट ना लिखूं तो अब आपको समझ में आती है बात, ठीक है ना। रिटेन्ड अर्निंग्स, और पता है ना भाई, यहां पे प्रॉफिट अज्यूम करें, उसको यहां लाएं, कोई जरूरत है? अब ओपनिंग आ गया, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2002 की आएगी, तो उसमें प्रॉफिट निकल के रिटेन्ड अर्निंग में आना है, और ये 120 सही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कोई ट्रांसफर कोई नहीं हुआ, और क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी नजर आ रही हैं? क्लोजिंग रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना नजर आ रहा है? अब मुझे नहीं परवाह इस वक्त रिटेन्ड अर्निंग से, सिर्फ आपके दिमाग में रहे इसलिए मैंने ये इस तरह से बना दिया। री सरप्लस को क्या लिखना था, जरूरत तो कोई नहीं, तो ये 120 पे है, तो वर्किंग में भी यही नजर आ रहा है 120, क्योंकि कोई ट्रांसफर वगैरह है नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ, थोड़ी सी और कंजूसी करूं तो बैलेंस शीट भी यहाँ नजर आ सकती है। हाय अल्लाह, मेरी कंजूसियाँ सिर्फ बेटा आप लोगों के लिए करता हूँ, जिससे आपके माँ बाप कंजूसी करते हैं ना आप लोगों के लिए। चलो खैर है, मेरे तो जूते नए ही हैं, किसी को ले दो किताब, पढ़े ना पढ़े,
कल को ये तो ना कहे अम्मा अब्बा पढ़ाया नहीं था आपने। तो कंजूसियाँ वालदैन करते हैं, रूहानी हों या असली वाले हों। स्टेटमेंट ऑफ 2002 के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर बने तो इक्विटी के अंदर आ गया है वो जिसका आपको इंतज़ार था, रीवैल्यूएशन, लेकिन 120 पर ही है। यही नज़र आया, यही आ गया, क्योंकि कुछ ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। और उसके बाद नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपका प्लांट नज़र आ रहा है, और अब इसकी बुक वैल्यू वो है जो मैंने पहले गलती से लिख दी थी। मुझे लगता ऐसे है कि मैं कामयाब हो गया हूँ अल्लाह करे। यहाँ पे देखो अब 3 4 5 आ जाएंगे ना इंशाल्लाह। ज़रा दूर से अंदाज़ा लगाओ, ऐसे हैं आ जाएंगे ना। सारे बोलो इंशाल्लाह। जलने वाले का मुंह काला, हसद न कर मेहनत कर, खैर नाल आ खैर नाल जा। सफ़र करते हुए सफ़र बंदा मसरूफ़ रहना चाहिए ना। बस के ऊपर सफ़र कर रहा है या गाड़ी पे कर रहा है तो आगे से गुजर रही होती हैं चीज़ें, अनलेस कि आप ड्राइविंग खुद ना कर रहे हो। ड्राइविंग करते हुए नहीं शेर पढ़ने लग जाना। पार्ट 1 क्लोज करने का वक्त तो नहीं हुआ भाई? कर लें, पार्ट 1 यहाँ क्लोज कर।